साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक आप सभी लोग देख ही रहे होंगे कि हम जो है यूपी पीईटी और एसएससी जीडी को टारगेट कर करके जीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है। और यहाँ से आप अपनी तैयारी को देख भी सकते हैं कि जो आप तैयारी कर रहे हैं वर्तमान में, वो आपकी तैयारी ठीक चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, इसमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा सा सरल भी होते हैं और ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा सा अपर लेवल के रहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की श्रृंखला को। और 25 क्वेश्चन है इस श्रृंखला में। सभी लोग जितने भी क्वेश्चन नंबर गेन करते हैं, ईमानदारी से अपना नंबर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, तो मैं भी जानूंगा कि आप लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा अगर पहली बार आते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए है अशोक मेहता समिति, बी है बलवंत राय मेहता समिति, सी है कस्तूरी रंगन समिति, चौथा है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, जब प्रारंभ में संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय जो है उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कब जोड़ा गया है इसे? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे हमारे संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, अर्थात छोटा संविधान भी कहा जाता है। समझ में आया ना? और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और यह संविधान के भाग 4 के क में जोड़ा गया। और वहीं बात की जाए अनुच्छेद वाली, तो अनुच्छेद 51 का क है। कौन सा है? अनुच्छेद 51 के क में इसे स्थान दिया गया। समझ में आया ना? तो पहले क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस यही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान के भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है। आपसे पूछा गया है वर्गीज कुरियन के बारे में कि पूछा गया है वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं, एक दिन मैंने हरित क्रांति के बारे में बताया था। 1966-67 में हमारे यहाँ हरित क्रांति की शुरुआत होती है और उस हरित क्रांति की शुरुआत में गेहूँ को मुख्य फसल बनाया जाता है। पंजाब सबसे ज़्यादा लाभान्वित राज्य होता है। हरित क्रांति से लाभान्वित सबसे ज़्यादा राज्य पंजाब होता है। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यूपी सबसे ज़्यादा लाभान्वित होता है। तो अधिकतर हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वह जो है ज़्यादातर कृषि खाद्यान्नों को बढ़ाने के लिए हुआ था। लेकिन वर्गीज कुरियन साहब कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। वर्गीज कुरियन साहब जो है श्वेत क्रांति से संबंध रखते थे। किससे संबंध रखते थे? श्वेत क्रांति से। श्वेत क्रांति का क्या मतलब होता है? दुग्ध उत्पादन। ठीक है, डेयरी का बढ़ावा दिए इन्होंने, दुग्ध उत्पादन में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयत्न किए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। ठीक है, आपसे पूछा गया है सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। वैश्विक समझौता कहलाता है, निजीकरण कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है या द्विपक्षीय समझौता कहलाता है। मित्रों, मैंने पहले भी आपसे बात किया था, 1991 में वह दौर आया था जब 1990 का ही दौर था जब सरकारें आती थी और चली जाती थी, अर्थात किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता था। तो 1991 में वह दौर आया जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनती है और उसी सरकार में जो है मनमोहन सिंह जो है उसी सरकार में वित्त मंत्री बनते हैं। और वित्त मंत्री बनने के बाद उन्होंने जो है एक चीज़ आसान कर दिया। क्या आसान कर दिया? क्योंकि बाहरी राज्य, बाहरी देश के जो भी उद्योगकर्ता हमारे यहाँ आना चाहते थे, पहले क्या होता था? पहले ये होता था हम अभी अभी गुलाम होकर के उभरे थे तो हमें ये शंका रहती थी कि कोई ऐसी कंपनी आएगी फिर से हमें गुलाम बना लेगी। तो बहुत ज़्यादा लाइसेंस लेने के लिए बहुत ज़्यादा जगह कंपनियों को भटकना पड़ता था। तो वही था उदारीकरण। क्या कहा जाता है? उदारीकरण। सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। और मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव के समय में उदारीकरण को बढ़ावा दिया गया, अर्थात आपको अब लाइसेंस लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी, हर जगह आपको भटकना नहीं पड़ेगा, एक दो जगह से आपको जो है लाइसेंस मिल जाएगा और आप हमारे यहाँ काम कर सकते हैं। ठीक है, उदारीकरण का जनक भी कहा जाता है मनमोहन सिंह को, ध्यान रखिएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में आपात उपबंधों की चर्चा की गई है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपात उपबंधों की चर्चा कब की गई है। आप सभी लोग जानते हैं अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह भारत में आपातकाल लगा सकते हैं। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो इस आपातकाल की चर्चा जो है संविधान के किस अनुच्छेद किस भाग में की गई है, ध्यान रखिएगा। संविधान के भाग 18 में इसकी चर्चा की गई है। और वही बात की जाए तो संविधान के जो आपात उपबंध है वो किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। कभी कभी आपसे यह भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा जर्मनी के संविधान से हमने जो है इसे ग्रहण किया है। कहाँ से? जर्मनी के संविधान से हमने ग्रहण किया है। समझ में आया ना? भाग 18 जर्मनी के संविधान से हमने ग्रहण किया है। 352, 356, 360 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से भारतीय संसद के अंग नहीं है। आपसे पूछा गया है भारतीय संसद के अंग कौन कौन से नहीं हैं। प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर बहुत ही आसान है। प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर है, क्योंकि जो संसद होता है संसद 3 लोगों से मिलकर बना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की मेल से संसद का निर्माण होता है। समझ में आया ना? संसद में कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, एक राष्ट्रपति होता है। राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, लोकसभा को निम्न हाउस कहा जाता है, छोटा घर कहा जाता है, राज्यसभा को बड़ा घर कहा जाता है। राष्ट्रपति तो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, देश के प्रथम नागरिक होते हैं। तीनों के मेल से भारतीय संसद का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री क्या होते हैं? तो प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। इन्हें संसद में नहीं गिना जाता है। ठीक है, चलिए आपके सामने आपके सिलेबस में जीएसटी से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। हमने आज 3-4 क्वेश्चन जीएसटी से लिया है और जीएसटी को समझाने का भी मैं प्रयास करूंगा। चलिए पहला क्वेश्चन है जीएसटी लागू करने के सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए है कस्तूरी रंगन, काका कालेलकर, वित्त मंत्री समिति, विजय केलकर समिति। इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है विजय केलकर समिति। कौन सा है? विजय केलकर समिति। जीएसटी लागू करने का सुझाव जो है विजय केलकर समिति के द्वारा दिया गया था। और बात की जाए जीएसटी कैसा कर है, तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी को। ठीक है, जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। समझ में आया ना? चलिए विजय केलकर समिति के द्वारा सुझाव दिया गया था और 1 जुलाई 2017 से अपने यहाँ भारत देश में जीएसटी लगी थी। अगला क्वेश्चन है जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं। जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जवाब दीजिएगा। 18, 32, 18 दिया गया है, 32 दिया गया है, 23 दिया गया है या 33 दिया गया है। इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर चौथा सही है, 33। जो जीएसटी परिषद है, जब जीएसटी परिषद का गठन किया गया तो इसे जो है संविधान के 279 ए में स्थान दिया गया। किस में दिया गया? 279 ए में जीएसटी परिषद को स्थान दिया गया, अर्थात इसे संवैधानिक संस्था करार दिया गया 279 ए के तहत। अब ध्यान रखिएगा जीएसटी परिषद के अध्यक्ष के रूप में वित्त मंत्री को चुना जाता है। जो भारत के वित्त मंत्री होते हैं वही जो है जीएसटी परिषद के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। और वित्त मंत्री के साथ साथ इसमें जो सदस्य होते हैं वो कहीं से चुनकर नहीं आते हैं। राज्यों के जो स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री होते हैं केंद्र के, वो लोग होते हैं राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले वो होते हैं इसमें। और सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसमें शामिल होते हैं। कौन कौन से शामिल होते हैं? वित्त मंत्री तो इसका अध्यक्ष ही होता है। कौन होता है? वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। और स्वतंत्र जो प्रभार के मंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में ही स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, राज्य मंत्री जो होते हैं सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। और राज्यों के वित्त मंत्री, जितने भी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री, सब लोग इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के 33 सदस्य होते हैं। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा किस अनुच्छेद में इसे संवैधानिक संस्था करार दिया गया है? 279 ए में। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री होता है। ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। कितने सदस्य होते हैं? 33। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जीएसटी पंजीयन संख्या में कितने अंक होते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं उसमें जो है जीएसटी
वो लोग पंजीयन कराते हैं, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो जीएसटी पंजीयन संख्या मतलब कि कितने अंक होते हैं, जो आपको अंक मिलता है, जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उसमें कितने अंक होते हैं, ध्यान रखिएगा, उसमें जो है 15 अंक होते हैं। कितने होते हैं? 15 अंक होते हैं। ठीक है। जीएसटी किस पर लागू किया जा सकता है? ऐसा बिजनेस, ऐसा व्यक्ति जिसका टर्नओवर, सालाना टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है, उसे जीएसटी लेना ही पड़ेगा। ठीक है, 20 लाख से ऊपर। अब टर्नओवर का मतलब क्या हुआ? जैसे 1 लाख रुपए को आप कोई सामान खरीदते हैं, 1 लाख रुपए का, और आप उस सामान को 1,10,000 रुपये में बिक्री कर देते हैं टोटल सामान को, तो आपका जो टर्नओवर हुआ 1 लाख ए और 1,10,000 ए, टोटल मिला करके 2,10,000 आपका टर्नओवर हुआ। ठीक है, तो 20 लाख जिसका ऐसे टर्नओवर होता है उसे जीएसटी पंजीयन कराना अनिवार्य होता है, और पंजीयन संख्या में 15 अंक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य भारत का कौन सा था? ध्यान रखिएगा, जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य असम था। ठीक है, और अंतिम राज्य जो है जम्मू कश्मीर था। कौन सा था? जम्मू कश्मीर अंतिम राज्य था जीएसटी लागू करने वाला। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी लोग जानते होंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी लागू करने वाला देश कौन था, तो जो है फ्रांस था। कौन था? फ्रांस था। 1954 में फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। समझ में आया ना? यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप सभी लोग जानकारी रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन कहा जाएगा। ये प्रथम भी थे और अंतिम भी भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो ध्यान रखिएगा कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर चौथा सही है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल का सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि उस पद पर रहे थे। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कुतुब मीनार का निर्माण किसके नाम पर, मतलब कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया था? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है। पहला आपके सामने पहला है मोहम्मद गोरी, दूसरा है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आप सभी लोग जानते हैं कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को प्रारंभ किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसका अंत मतलब कि दो फ्लोर बनाने के बाद मर गया था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य पूरा कराया था। जो कुतुब मीनार का नाम है यह जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे रखा गया था। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि किसके नाम पर रखा गया है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर, और यह जो है दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? जैसे भारत देश की संसद का नाम संसद होता है, उसी तरीके से बांग्लादेश की संसद का नाम आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है पार्लियामेंट, बी है बांग्ला संसद, सी है जातीय संसद, डी है कांग्रेस। इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है जातीय संसद। क्या है? जातीय संसद। ठीक है, बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? जातीय संसद। जापान की संसद का क्या नाम है? आप सभी लोग कमेंट में कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, त्रिस्तरीय राजतंत्र में शामिल है। त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र में शामिल है। जो पंचायती राजतंत्र होता है अधिकतर कैसा होता है? त्रिस्तरीय होता है। अधिकतर क्या? हमेशा त्रिस्तरीय अब रहेगा। जहाँ पर चलिएगा बाद में बताएंगे, कभी स्पेशल इस पर टॉपिक बनाएंगे पंचायती राजतंत्र पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है ग्राम सभा, अंचल पंचायत, पंचायत समिति, जनपद पंचायत, तालुका पंचायत, अंचल पंचायत। तो इसका राइट आंसर आप आसानी से दे पाएंगे, ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर, जिला परिषद। यही जो है त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत होता है। ठीक है, इसे जो है किसके सिफारिश पर लाया गया था त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लाया गया था। कब लाया गया था? 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे लाया गया था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, दंत चिकित्सकों के द्वारा कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के ध्यान रखिएगा। दंत चिकित्सकों के द्वारा कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? पहला है अवतल उत्तल दर्पण, दूसरा है समतलोत्तल दर्पण, तीसरा है अवतल दर्पण, चौथा है उत्तल दर्पण। जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। कौन सा सही है? तीसरा सही है। दंत चिकित्सकों के द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब हम आपको बताते हैं अवतल और उत्तर दर्पण, जो आपको कन्फ्यूजन होता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है साइड मिरर के रूप में होता है, जो गाड़ियों के बगल में शीशे लगे होते हैं। ये जो है बड़े चीज़ को जो है छोटे करके दिखाता है, ऐसे जैसे यहाँ पे फैलाव है तो इसे ले जा करके इतने में दिखा देगा, इसलिए इसे साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण में क्या होता है? छोटे चीज़ों को जो है बड़े चीज़ों में दिखाया जाता है। छोटी जो चीज़ें होती हैं उसे बड़े लेवल पे दिखाया जाता है, थोड़ा स्वाप दिखता है, स्वच्छ दिखता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग जो है दंत चिकित्सकों के द्वारा किया जाता है। जो दाढ़ी
कढ़ाई बनाते हैं, हजामत करते हैं नाऊ लोग, वो भी जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है वाहनों के साइड मिरर के रूप में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पानी पीने योग्य रोगाणु मुक्त कैसे बनाया जा सकता है। पानी को रोगाणु मुक्त कैसे बनाया जा सकता है। कम से कम 3 मिनट तक उबालकर, क्लोरीन की गोली डालकर, पोटेशियम परमैंगनेट डालकर, उपर्युक्त सभी। बहुत ही आसान है, कहा जाएगा आसान, लेकिन अगर आप लोगों ने क्वेश्चन किया है तभी आसान आप कह सकते हैं। उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अगर आपके पास कोई जल है उसमें जो है ज़्यादा दिक्कत है, अर्थात वो गंदा लग रहा है, तो कम से कम 3 मिनट तक आप उबाल लेंगे तो रोगाणु मुक्त हो जाएगा। या तो उसमें क्लोरीन की गोली डाल दीजिए या तो पोटेशियम परमैंगनेट डाल दीजिए, तीनों से जो है आप पानी को रोगाणु मुक्त कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें कौन सी हैं। नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड, उपर्युक्त दोनों, या कार्बन डाइऑक्साइड। चलिएगा क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड, उपर्युक्त दोनों, या कार्बन डाइऑक्साइड। जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अम्ल वर्षा जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड के कारण ही होता है। ठीक है, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइडों के कारण अम्ल वर्षा होती है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ताजमहल का जो सफ़ेद रंग है, ताजमहल का जो सफ़ेद रंग है वो फीका पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? फीका पड़ रहा है। वो किसके द्वारा हो रहा है? तो अम्ल वर्षा के कारण ही ताजमहल का सफ़ेद रंग फीका पड़ रहा है। समझ में आया ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान क्या था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन कहा जाएगा। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान क्या था। मध्य एशिया से आए थे, आल्पस के पर्वत श्रेणी से आए थे, आर्कटिक प्रदेश से आए थे, या तिब्बत से आए थे। ठीक है, तो मैक्स मूलर के अनुसार जो सर्वसम्मत वाला मत है वो जो है यही है कि मध्य एशिया से आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। लेकिन तिब्बत से आए थे ये किसने कहा था? ये जो है दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। किसने कहा था? दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि ये जो है तिब्बत से आए थे। अगर आपसे कहा जाए कि आर्कटिक प्रदेश से आए थे, यह किसने कहा था? तो यह जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो बीजी तिलक आप ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्य जो है आर्कटिक प्रदेश से आए थे। दयानंद सरस्वती ने कहा था यह जो है तिब्बत से आए थे। और एक डॉक्टर संपूर्णानंद नाम था। क्या नाम था? डॉक्टर संपूर्णानंद, ध्यान रखिएगा और इसे लिख लीजिएगा आप लोग। डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा था कि यह जो है आल्पस पर्वत क्षेत्र से आए थे। और मैक्स मूलर ने कहा था कि यह जो है मध्य एशिया से आए थे। ज़्यादातर जो विद्वान सही मानते हैं वो इसे ही सही मानते हैं कि मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का जो निवास स्थान था वो क्या था? मध्य एशिया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पूर्व वैदिक काल में गाय को किस नाम से जाना जाता था। आसान क्वेश्चन है। जघन्या, माता, अघन्या, गौ माता। जो इसका राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स अघन्या। ठीक है, पूर्व वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता था? अघन्या कहा जाता है। अघन्या का मतलब होता है जो मारने योग्य न हो। ठीक है, जिसे मारा न जा सके, जिसे पीड़ित न किया जा सके, पूर्व वैदिक काल में गायों को अघन्या कहा जाता था। ठीक है, तीसरा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। ऑप्शन नंबर ए है 1911 में, 32 में, 45 में, 42 में। आसान क्वेश्चन माना जाएगा। 1942 में जो है क्रिप्स मिशन भारत आया था। स्टेटफोर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में भारत आया था। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण ही हमारे यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की असफलता पर ही था। कभी क्रिप्स मिशन मैंने एक बार पढ़ाया था, आप देख सकते हैं क्रिप्स मिशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता के शिकार हुए। आसान क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा इसे, कि लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता के शिकार हुए। आप सभी लोग जानते हैं 1928 में साइमन कमीशन भारत आ रहा था। और साइमन कमीशन जब भारत आ रहा था तो उस समय जो है 1928 में व्यापक विरोध पूरे देश में चल रहा था। वहीं पर जो है लाला लाजपत राय जो है एक आंदोलन का जो है नेतृत्व कर रहे थे और पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया। लाला लाजपत राय के सिरों में गंभीर चोट आई और वहां पर उनका 2-4 दिन के बाद देहावसान हो जाता है। ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय जो है साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था और इसी के विरोध में लाला लाजपत राय को सिर में चोट लगती है पुलिस की लाठियों से और वह जो है कुछ दिनों के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब स्पष्ट किया गया। अच्छा क्वेश्चन है।
कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश, अब जो ऊपर भारत वाला ये हिस्सा था इसे जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है, इधर जम्मू कश्मीर है और इधर लद्दाख है। तो इसे कब बांटा गया था, यही आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा 5 अगस्त 2019 वाला जो आपके मन में कॉन्सेप्ट चलता है, 5 अगस्त 2019 को जो है जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को समाप्त किया गया था। ध्यान रखिएगा 5 अगस्त 2019 को लोकसभा में अमित शाह जी के नेतृत्व में 370 और 35A को हटाने के लिए विधेयक लाया गया था। ठीक है, 5 अगस्त के दिन याद रखिएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया था, वो 31 अक्टूबर को दिया गया था। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। समझ में आया ना। इसमें बताया गया था कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा भी होगा जैसे दिल्ली और पुदुचेरी में होता है, और लद्दाख में विधानसभा निर्माण नहीं होगा, लद्दाख वैसे ही रहेगा जैसे सब रहते हैं। अगला क्वेश्चन है लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है। आप सभी लोग जानते हैं माना, नीति, लिपुलेख, ये 3 दर्रा जो है भारत देश के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। माना, नीति, लिपुलेख, ध्यान रखिएगा माना, नीति, ठीक है, और लिपुलेख, ये तीनों जो है बहुत ही फेमस दर्रे हैं। माना, नीति और लिपुलेख कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। चौथा का सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 24 क्वेश्चन आपके सामने मैंने चर्चा कर दिया। आपके सामने अगला क्वेश्चन है आगरा के लाल किले का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था। ये आपके लिए घर का क्वेश्चन है और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने पूरे वीडियो को ध्यान से देखा है तो ध्यान रखिएगा यहाँ से 1-2 क्वेश्चन फंस सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन थे इसमें से कई क्वेश्चन आपके सिर के ऊपर से उड़े होंगे जिसे आप जानते ही नहीं थे, नए क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन जो है आगरा के लाल किले का निर्माण किसने कराया था, बाबर ने, औरंगजेब ने, अकबर ने, शाहजहाँ ने। ये आपके होमवर्क है, आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और आपसे जाते जाते एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े। मैं आपके लिए ये काम कर रहा हूँ। जितना भी क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सभी क्वेश्चन मैंने टाइप किया है, खुद से टाइप किया है। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन दीजिए कि मैं आपका सहयोग और अच्छी तरीके से कर पाऊँ। और हाँ, SSC GD का फॉर्म आज से शुरू हो गया है डालना, अप्लाई करना। आज से आप SSC GD का फॉर्म डाल दीजिए। मैं जो है एक बेहतर रणनीति आपको दूंगा जिससे आप SSC GD को आसानी से क्लियरिफाई कर लेंगे। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।